हे गाइस, दिस इज़ सुमन सुथार एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर 10 के ऊपर जो MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। एंड हमारा चैप्टर है आज का सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस PDF फॉर्म में चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन सेल साइकिल DNA रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन। अगर हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो कौन सी फेज़ के अंदर DNA का जो रेप्लिकेशन है वो होता है। सेल साइकिल को हम मेनली 4 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें से सबसे जो लार्जेस्ट फेज़ है दैट इज़ G1, S फेज़, G2 फेज़ और एक फेज़ होती है अपनी M फेज़, जिसमें से जो DNA का रेप्लिकेशन है, ठीक है, दैट मीन्स सिंथेसिस ऑफ न्यू DNA, नए बनने वाले DNA का सिंथेसिस जो है वो होता है हमारी S फेज़ के अंदर। इस फेज़ का नाम ही किसके बना है? DNA सिंथेसिस के लिए। S फेज़ इज़ द सिंथेसिस फेज़। G1 और G2 होती है ग्रोथ 1 फेज़ एंड ग्रोथ 2 फेज़, माइटोटिक फेज़, जिसमें सेल एक्चुअली डिवाइड करती है। ठीक है, G1, S फेज़ और G2, ये तीनों फेजेस जो होती हैं ये मिलकर के क्या कहलाती है? इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस एंड माइटोटिक फेज, जिससे कि हम कह सकते हैं सेल का डिवीजन फेज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? S फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वुड नॉर्मली प्रोसीड टू माइटोसिस विदाउट इंटरप्शन वंस इट हैज एंटर्ड द S फेज, वंस इट हैज एंटर्ड द G2 फेज, एट एनी टाइम ड्यूरिंग सेल डिवीजन एक्टिविटी एंड नन ऑफ द अबव। अगर हम बात करते हैं सेल साइकिल की, तो अगर सेल G1 के अंदर है, G1 के अंदर सेल का काम क्या होता है कि सेल जो होते हैं अपने सेल ऑर्गेनेल्स की डबलिंग करती है, मतलब माइटोकॉन्ड्रियाज, क्लोरोप्लास्ट, बाकी के जो सेल ऑर्गेनेल्स है, गोल्जी बॉडी, इनको डबल किया जाता है। और G1 फेज से सेल कभी भी वापस से रेस्टिंग फेज में जा सकती है। G1 से पहले माइटोसिस के बाद में एक G0 फेज होती है जिसे कहते हैं रेस्ट फेज। इस टाइम पीरियड के अंदर सेल डिवीजन नहीं करती है, वो आगे जाके परमानेंट भी हो सकती है और थोड़े टाइम के बाद में डिवीजन भी कर सकती है। G1 फेज़ में अगर सेल है, जिसको कहते हैं ग्रोथ फेज़, इस टाइम पीरियड में सेल का साइज़ इंक्रीज़ होता है और सेल जो है कभी भी वापस से क्या हो सकती है? क्वीसेंट फेज़ या G0 फेज़ के अंदर जा सकती है। लेकिन अगर सेल एंटर कर गई इन द S फेज़, सिंथेसिस फेज़ का मतलब ये है कि अगर सेल के अंदर DNA का रेप्लिकेशन होना शुरू हो गया तो इट इज़ अ मस्ट प्रोसेस कि सेल को डिवीजन करना ही पड़ेगा। DNA रेप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ? जितना जीनोम उस सेल के अंदर होना चाहिए था उसका क्या हो चुका है? डबल हो चुका है। ठीक है, तो अगर जीनोम डबल हो गया तो उसको वापस से रिट्रीव नहीं किया जा सकता। तो उस डबल जीनोम को कॉप अप करने के लिए, ठीक है, सेल को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो अगर सेल ने S फेज में एंटर कर लिया है तो सेल मस्ट डिवाइड। ठीक है, विदाउट इंटरप्शन सेल कब डिवाइड कर पाते हैं? जब ये किस में हो? S फेज के अंदर हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेज ऑफ द सेल हिस्टोन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन अ यूकैरियोटिक सेल। गाइस, सेल के अंदर कोई भी काम, अगर हम सेल की बात कर रहे हैं, इट्स अ सेल्फ सफिशिएंट फैक्ट्री। ठीक है, अगर DNA का रेप्लिकेशन S फेज के अंदर हो रहा है तो DNA को क्रोमोसोम बनाने के लिए चाहिए होता है हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, अगर DNA S फेज के अंदर रेप्लिकेट कर रहा है तो हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस भी कहाँ होगा? उसी फेज़ में जिस फेज़ में DNA ने रेप्लिकेशन किया। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग S फेज़। S फेज़ के दौरान ही क्या होता है? आपके DNA रेप्लिकेशन, और S फेज़ के दौरान ही क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है ताकि क्रोमोसोम्स बनाए जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल डिवीजन कैन नॉट बी स्टॉप्ड इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, वही बात कि जिस फेज़ में आने के बाद में सेल साइकिल मस्ट गो की कंडीशन होगी कि सेल को डिवाइड करना ही चाहिए। इस फेज़ के बाद में आप स्टॉप नहीं कर सकते हो। दैट फेज़ इज़ द S फेज़, सिंथेसिस फेज़ की। अगर DNA की डबलिंग शुरू हो गई है तो सेल डिवीजन होना ही चाहिए। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर C। अ सेल डिवीजन टाइम इन 1 मिनट, सेल डिवीजन टाइम इन 1 मिनट, ठीक है, इज़ 1 मिनट होगा यहाँ पे। ठीक है, इन 20 मिनट्स अ कल्चर ट्यूब इज़ 1/8 फिल्ड विथ सेल्स वेयर द ट्यूब विल बी फुल्ली फिल्ड।
व्हेन द ट्यूब विल बी फुल्ली फिल्ड। ओके, ठीक है, कि एक सेल है उसका जो सेल डिवीजन का टाइम है, यानी कि सेल का जो पूरा डिवीजन का टाइम है वो कितना है, 1 मिनट है। टाइम पीरियड अगर हम लगाते हैं तो टाइम पीरियड हुआ है 20 मिनट, और ट्यूब जो है, टेस्ट ट्यूब जो है वो 1/8 फिल्ड है। तो फुल्ली फिल्ड, कम्प्लीटली फिल्ड होने में इसको कितना टाइम लगेगा, 1/8 फिल्ड है, तो इसके अंदर कितनी भी सेल्स हो सकती है, अमाउंट ऑफ सेल्स कितनी भी हो सकती है, लेकिन वो सारी की सारी सेल्स क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी, और सारी की सारी सेल्स 1 मिनट के अंदर डिवाइड करेंगी, तो नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाएगी, डबल विद इन 1 मिनट। 21 मिनट के अंदर नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाएंगी, 1/4। 1/8 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन, ठीक है। 22 मिनट के अंदर, 1 मिनट के बाद में नंबर ऑफ सेल्स कितनी हो जाएंगी, 1/2। और 23 मिनट के अंदर जो हाफ फिल्ड थी, ठीक है, जो टेस्ट ट्यूब है वो हमारी हाफ फिल्ड थी, पहले 1/8 फिल्ड थी, फिर 1/4 भरी हुई है, फिर वो आधी भरी हुई है। तो 23वें मिनट के अंदर जब सारी की सारी सेल्स डिवाइड कर देंगी तो वो कितनी भर जाएगी, इट विल बी 1, यानी कि टेस्ट ट्यूब कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, इट इज़ 23 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज फॉलोज S and G2 फेजेस ऑफ इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस की हम बात करते हैं तो इंटरफेस के स्टेजेस होते हैं G1 फेज, देन S फेज, और उसके बाद में आती है G2 फेज। ठीक है, ये तीनों फेजेस मिलकर के क्या बनाती हैं, इंटरफेस। नेक्स्ट जो होती है वो होती है डिवीजन फेज, जिसे हम जनरली क्या कहा जाता है, माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस में फर्स्ट स्टेज होती है आपके प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज एंड देन टीलोफेज। तो G2 और S के जस्ट बाद में कौन सी स्टेज आती है, प्रोफेज स्टेज। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन माइटोसिस न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर एट। अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं तो कौन सी स्टेज के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, न्यूक्लियस की बात करें तो क्रोमेटिन नेट के फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रहता है पूरी की पूरी इंटरफेस के दौरान। इंटरफेस के दौरान जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस फॉर्म में रहता है, डीएनए नेट के फॉर्म में, क्रोमेटिन नेट के फॉर्म में। और उस टाइम पीरियड तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट रहती है। आफ्टर दैट प्रोफेज जो है, प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है बहुत लास्ट में जाकर के डिसअपियर होती है। उसके पहले क्रोमोसोम सारे के सारे जो क्रोमेटिन मटेरियल है, डीएनए जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है और वो क्रोमोसोम बनाना शुरू कर देता है। क्रोमोसोम के फॉर्मेशन के साथ साथ ही डीएनए मटेरियल कंडेंस होने लग जाता है, और जैसे ही क्रोमोसोम सिंथेसिस कंप्लीट होने लगता है उसी टाइम पीरियड पर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या रहेगा, प्रोफेज स्टेज। बाकी की 2 स्टेजेस भी देख लेते हैं। मेटाफेज और टीलोफेज में क्या होता है, मेटाफेज के अंदर सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेंटर में आकर के, सेल के सेंटर में, क्योंकि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो डिसअपियर हो चुकी है, तो सेल के सेंटर में आकर के अरेंज हो जाते हैं। सेल के 2 कॉर्नर्स के ऊपर पोल्स का सिंथेसिस शुरू हो जाता है। पोल्स के सिंथेसिस के लिए सेंट्रोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है, और स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स और पोल्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एनाफेज में क्रोमोसोम्स अपने अपने इंडिविजुअल पोल्स पे ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, एंड टीलोफेज में वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाती है। तो बेसिक चीज़ें ये रहेगी। 757 का करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर स्ट्रक्चर ऑलवेज डिसअपियर ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस। कि कौन सी स्ट्रक्चर है जो माइटोसिस और मियोसिस के दौरान हमेशा क्या हो जाती है, डिसअपियर। प्लास्टिड एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होएगा, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोफेज के लास्ट में जाते जाते ये दोनों हमेशा डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, दे डू डिसअपियर। और टीलोफेज के लास्ट तक आते आते इनकी क्या हो जाती है, रीअपियरेंस, ये वापस से दिखाई देने लग जाते हैं, क्योंकि टीलोफेज के लास्ट तक आते आते क्रोमोसोम्स जो हैं वो वापस से अनकॉइल होकर के क्रोमेटिन नेट बनाने का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। तो टिल दैट टाइम दीज स्ट्रक्चर्स डू रीअपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग माइटोसिस न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियोलस बिगेन टू फ्रॉम एंड ER टू रीअपियर एट।
कौन सी स्टेज पर आकर के बिगिन टू फॉर्म नहीं होगा, ये बिगिन टू फॉर्म एंड एट ER टू रीअपियर एट, कौन सी स्टेज पर आकर के ये वापस से रीअपियर होता है? तो हमने भी बात की थी ये कौन सी स्टेज में आता है? टीलोफेज के अंदर, ठीक है। टीलोफेज के अंदर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं वापस से बनना शुरू हो जाते हैं। टीलोफेज के लास्ट तक आते आते जब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होता है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब है केंद्रक विभाजन, न्यूक्लियस का डिवीजन जो होता है वो क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होती है टीलोफेज के लास्ट तक आते आते, ठीक है। उस टाइम पीरियड तक 2 डॉटर न्यूक्लियाई कंप्लीट बन जाते हैं जिनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है और जिनके अंदर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होती है। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट व्हेन कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस? अगर हम माइटोसिस या सेल डिवीजन की बात करते हैं तो माइटोसिस 2 स्टेजेस होती हैं, वन इज कैरियोकाइनेसिस और सेकंड होती है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है, कैरियन टर्म जो है, कैरियन टर्म का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है टू डिवाइड। तो कैरियोकाइनेसिस होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटोप्लाज्म का डिवीजन अगर प्लांट सेल है तो वो सेल प्लेट मेथड से हो सकता है जो सेंटर से बनकर के पेरिफेरी की तरफ जाती है, और अगर ये एनिमल सेल है तो फरो मेथड से हो सकता है जहाँ पर एक फरो या जो खांच जिसे कहते हैं वो सिच्योर जो होते हैं वो पेरिफेरी से बनकर के कहाँ की तरफ आती है? सेंटर की तरफ। तो अगर एक सेल है जिसके अंदर कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, यानी कि न्यूक्लियस इस सेल के अंदर कितने प्रेजेंट हैं? 2, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, तो क्या कंडीशन होगी कि 2 न्यूक्लियस है, अगर इनमें फिर से कैरियोकाइनेसिस होगा तो न्यूक्लियस की कंडीशन क्या होती जाएगी? 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से। और अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो सेल क्या हो जाएगी? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन के अंदर, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन का ही हम दूसरी टर्म क्या कहते हैं? सिनसाइटियम, ठीक है, इसी को ही क्या कहा जाता है? सिनसाइटियम। तो अगर कैरियोकाइनेसिस हो रहा है और साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है तो इट विल लीड टू सिनसाइटियम या सीनोसाइट बन जाता है, जिसे हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन का होना। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। माइटोसिस अकर्स इन हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स, डिप्लॉइड, बोथ और इन बैक्टीरिया। अगर हम इसमें देखें तो एकदम गलत ऑप्शन तो कौन सा है? बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज आर प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल डिवीजन जो होता है वो एमाइटोटिकली होता है, क्योंकि उनमें न्यूक्लियस तो एब्सेंट होता है, ठीक है। एमाइटोटिकली डिवीजन होता है जिसे हिंदी में कहते हैं असूत्री विभाजन। तो अगर हम बात करते हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड इंडिविजुअल्स की, माइटोसिस हैप्लॉइड सेल्स में भी हो सकता है, जैसे एल्गा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, इनके अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक होती है, हैप्लॉइड होती है। तो वो जो डिवाइड करते हैं वो किससे करते हैं? माइटोसिस से करते हैं। स्पोरोफाइट्स जितने भी हैं आपके, एंजियोस्पर्म्स हो गया, जिम्नोस्पर्म्स, इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफिटिक, 2n होती है। तो ये भी जब नॉर्मल डिवीजन करते हैं तब किससे करते हैं? माइटोसिस से करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी माइटोसिस जो है इट कैन अकर इन बोथ हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स एंड एज वेल एज डिप्लॉइड इंडिविजुअल्स। जहाँ पर एक्चुअली क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर माइटोसिस और मियोसिस 2 होता है, जैसे हिंदी में कहा जाता है समसूत्री और अर्धसूत्री। अगर सेल को नॉर्मल डिवाइड करना है, वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करना है, तो सेल हमेशा क्या डिवाइड करेगी? क्या करेगी? माइटोसिस करेगी। अगर सेल को गैमीट्स बनाना है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करना है, चाहे वो गैमीट्स पहले बना रही हो चाहे वो जाइगोट में डिवीजन कर रही हो, डिपेंड करता है ये कि हम कौन से टाइप ऑफ सेल की बात कर रहे हैं, कौन से एनिमल्स की बात कर रहे हैं। तो सेल क्या करेगी? मियोसिस करेगी, क्योंकि मियोसिस के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो मदर सेल से कितने रह जाते हैं? डॉटर सेल में हाफ। और माइटोसिस के दौरान सेल्स अपनी क्या बनाती है? एग्जैक्ट कॉपी, कि जितने मदर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स है उतने ही किस में होंगे? उसकी डॉटर सेल में। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो सिंपल सेल डिवीजन? सिंपल सेल डिवीजन, जो नॉर्मल सेल डिवीजन की अगर बात की जा रही है तो दैट इज़ माइटोसिस, जिससे सेल्स क्या करती हैं? प्रॉपर ग्रो करती हैं, डिवाइड करके टिश्यूज़ बनाती है और मास बढ़ाती हैं, सेल का मास बनता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ओके, मेगास्पोर मदर सेल्स, आर्किस्पोरियल सेल्स, ऑल ऑफ द अबव। अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर मदर सेल्स की, तो ये सेल्स कैसी होती हैं? 2n कंडीशन में होती है, डिप्लॉइड। लेकिन माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है डिवाइड करके बनाती है माइक्रोस्पोर विच इज़ हैप्लॉइड।
मेगास्पोर मदर सेल्स जो होती हैं वो भी क्या बनाती है, मेगास्पोर्स बनाती है। मेगास्पोर्स भी क्या होता है, हैप्लॉइड। माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन्स। अगर आप एंजियोस्पर्म को लेकर बात करें, मेगास्पोर यानी कि उसका ओवम। तो डिप्लॉइड से अगर हैप्लॉइड कंडीशन बन रही है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में मदर सेल से हाफ हो रहा है, तो ये डिवीजन कौन सा होगा, मियोसिस। ये डिवीजन सिंपल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी हमारे क्या हो गए, गलत। आर्किस्पोरियल सेल्स जो होती हैं, इसे हिंदी में कहा जाता है प्रपसूतक उत्तक या प्रपसूतक टिश्यू जो होता है। ये आर्किस्पोरियल सेल्स वो टिश्यू होती है जो पूरा का पूरा आगे जाकर के स्ट्रक्चर बना रही है, जैसे पूरे के पूरे ओव्यूल का सिंथेसिस कर रही हैं या फिर जो पूरे के पूरे पॉलन ग्रेन का सिंथेसिस कर रही हैं, ठीक है। इनका सिंथेसिस करने के लिए आर्किस्पोरियल टिश्यू से, जैसे एंथर की जो वॉल है उसका सिंथेसिस भी आर्किस्पोरियल सेल करती है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो हैं, ठीक है, मैं इसे एमएमसी लिख देती हूँ, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है उसका सिंथेसिस भी कौन करती है, आर्किस्पोरियल सेल्स जो होती है वो करती है। तो ये सेल्स जनरली जब डिवाइड करती है तो ये कैसे डिवाइड करती है, वाया माइटोसिस, ठीक है। जब इनको गैमीट सिंथेसिस करना है तभी ये क्या करती हैं, सिर्फ मियोसिस, अदरवाइज जनरली सारे डिवीजन कौन से होते हैं, माइटोसिस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोट्यूब्यूल्स डीपॉलीमराइजिंग ड्रग सच एज कोल्चिसिन इज एक्सपेक्टेड टू, ठीक है। कोल्चिसिन जो होती है एक केमिकल है जो हमें कॉल्चिकम ऑटोमनेल, एक प्लांट का नाम है कॉल्चिकम ऑटोमनेल, ठीक है, कॉल्चिकम प्लांट से हमें मिलता है। और कॉल्चिकम से मिलने वाला जो कोल्चिसिन है ये बेसिकली करता क्या है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स को डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, हमें पहले माइक्रोट्यूब्यूल्स की पता होनी चाहिए। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है इस तरीके से छोटे छोटे से पॉलीमराइजेशन से बनती हैं, यूँ कुछ स्ट्रक्चर के। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें एक डाइमर होता है, ठीक है। इस डाइमर के पॉलीमराइजेशन से माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती है, और इस डाइमर के अंदर प्रोटीन होता है, एक होता है अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन और दूसरा होता है बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन। प्रोटीन इज़ अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। इन्हीं के पॉलीमराइजेशन से ये दोनों मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो इसकी क्या हो जाती है, डाइमर। और इसी डाइमर के बार बार रिपीट होने से काफ़ी लंबा थ्रेड बन जाता है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। वही थ्रेड क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का थ्रेड। कोल्चिकम क्या करता है, कोल्चिकम ऑटोमनेल का काम ये होता है कि कोल्चिकम जो है अल्फ़ा और बीटा का जो डाइमर है इसको बनने से रोक देता है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा डाइमर को आपस में बनने से रोक देता है, तो इनकी कंडीशन में ये भी हो जाएगी कि ये भी आपस में कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो ये इसके पॉलीमराइजेशन को क्या कर देता है, रोक देता है। इसे हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल का डीपॉलीमराइजेशन। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। इनहिबिट स्पिंडल फॉर्मेशन, इनहिबिट साइटोकाइनेसिस, अलाउज माइटोसिस बियॉन्ड मेटाफेज, इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग्स। तो हमें पता है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उनका काम क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करना, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। तो अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स का डीपॉलीमराइजेशन हो रहा है तो आगे जाकर के स्पिंडल फाइबर्स भी नहीं बनेंगे। तो कोल्चिकम का इम्पैक्ट क्या हो गया, इट विल इनहिबिट स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग माइटोसिस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू आर प्रोवाइडेड विद रूट टिप्स ऑफ अनियन इन योर क्लास एंड आस्क्ड टू काउंट द क्रोमोसोम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज कैन यू मोस्ट कन्वीनियंटली लुक इनटू। क्रोमोसोम्स को काउंट करने के लिए कौन सी स्टेज सबसे ज़्यादा बेटर होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम्स बनना शुरू होते हैं, कंडेंस प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, प्रोफेज के लास्ट तक जाते जाते क्या होते हैं, कंडेंस। तो प्रोफेज तो हमारी पहले ही क्या होगी, आउट। मेटाफेज जो होती है सेकेंड स्टेज, इसमें क्रोमोसोम्स कम्प्लीटली बन जाते हैं और ये सेल के सेंटर में जाकर के प्रॉपरली अरेंज भी हो जाते हैं। तो मेटाफेज के दौरान क्रोमोसोम्स को काउंट किया जा सकता है। एनाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, इन क्रोमोसोम्स के जो सेंट्रोमियर होता है, ठीक है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स कनेक्ट हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स जो होते हैं सेंटर से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, क्योंकि दोनों पोल से स्पिंडल फाइबर्स और जो पोल्स होते हैं वो आपस में खींचना शुरू होते हैं, जिसके कारण एट लास्ट एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसके दो पार्टीशन हो जाते हैं, दो अलग अलग क्रोमेटिड बन जाते हैं और ये क्रोमेटिड डिफरेंट अपोजिट पोल्स पर जाना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पीरियड एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स की जो शेप है कि क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक है, एल शेप में है, वी शेप में है,
इस शेप को इजीली स्टडी किया जा सकता है। टीलोफेज में आते आते क्रोमोसोम वापस से क्या होने लग जाते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल में चेंज होने लग जाता है। तो हमारे क्वेश्चन ने पूछा था कि क्रोमोसोम्स की नंबर ऑफ स्टडी करना है तो कौन सी स्टेज सबसे बेस्ट रहती है, इट विल बी मेटाफेज। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए क्रोमोसोम्स की शेप देखनी है तो कौन सी स्टेज बेस्ट रहेगी, इट विल बी एनाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स इन, ठीक है, कि क्रोमोसोम्स जो है उनका कंडेंसेशन का मतलब क्या हो जाता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो थिक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ये कंडीशन में आनी शुरू हो जाती है। ये कब बनती है, प्रोफेज फर्स्ट, ये होगा मियोसिस का प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस सेकंड का प्रोफेज सेकंड, एनाफेज और मेटाफेज। तो अगर हम बात करते हैं मियोसिस की, मियोसिस 2 स्टेज में होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि मियोसिस सेकंड की सारी स्टेजेस जो होती हैं वो कैसी होती है, एग्जैक्टली इक्वल्स टू माइटोसिस, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की बात करते हैं तो इसमें 5 स्टेजेस होती हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये स्टेजेस होती हैं प्रोफेज फर्स्ट की, ठीक है, जिसमें से जब ये डाइकाइनेसिस स्टेज में आता है तब डाइकाइनेसिस स्टेज तक आते आते क्रोमोसोम्स फुल्ली कंडेंस होना शुरू हो चुके होते हैं। ये काफ़ी हद तक कंडेंस हो चुके होते हैं और जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो किस में कन्वर्ट हो चुका होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेज फर्स्ट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द सेंट्रोमियर शुड नॉट डिवाइड टिल द एंड ऑफ मेटाफेज बिकॉज इट connected with nuclear membrane, contains gene that control prophase, holds the replicated DNA molecules together, produced spindle fibers। अगर हम बात करते हैं सेंट्रोमियर की तो फ्रेंड्स जब क्रोमोसोम बनना शुरू होता है, क्रोमोसोम बनने के मतलब क्रोमोसोम से पहले इंटरफेस की अगर हम बात करते हैं, एस फेज़ के अंदर, सिंथेसिस फेज़ के अंदर जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन हो चुका होता है, डीएनए ऑलरेडी क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। मतलब जितना जीनोम इस सेल का होना, कोई भी पर्टिकुलर सेल हमने ले ली कि मान लिया ह्यूमन सेल ही ले ली, तो जितना जीनोम उसके अंदर होना चाहिए 46 क्रोमोसोम के जितना मटेरियल होना चाहिए, तो उसमें क्रोमोसोम के कितना होता है, 46 से डबल के जितना मटेरियल उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तब जब क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है प्रोफेज के अंदर, उसके बाद में क्रोमोसोम्स जो है वो कैसे हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं और सिर्फ सेंट्रोमियर पर ही ये क्या होता है, कनेक्टेड। क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग से ये जो 2 स्ट्रक्चर बनती है इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड। प्रोफेज के लास्ट तक एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड क्लियरली विजिबल होते हैं। यहाँ पर 2 क्रोमेटिड क्यों हैं, क्योंकि क्रोमोसोम मटेरियल जो है, डीएनए जो है क्या हो चुका है, डबल हो चुका है, ठीक है। प्रोफेज में आते आते ये क्या हो जाता है, सेंटर में आकर के स्टेबल हो जाता है। एंड आफ्टर प्रोफेज यहाँ पे क्या कंडीशन होती है, एनाफेज के अंदर कि जो पोल्स होते हैं, इन पोल से स्पिंडल फाइबर जो है वो कहाँ पे आकर के अटैच हो जाता है, सेंट्रोमियर के ऊपर। और एनाफेज कंडीशन में ये दोनों पोल्स इनको आपस में खींचना शुरू कर देते हैं। इसके कारण, इस फोर्स के कारण जो क्रोमेटिड्स हैं दोनों के दोनों, जो सेंट्रोमियरिक रीजन पे अटैच्ड होते हैं, ये यहाँ से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और दे मूव टुवर्ड देयर इंडिविजुअल पोल। और इंडिविजुअल पोल पर जब जाते हैं तब सिंगल क्रोमेटिड का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। सिंगल क्रोमेटिड इंडिविजुअल पोल की तरफ क्या करता है, मूव करता है। और एट लास्ट इस क्रोमोसोम में जहाँ पे 2 डबल डीएनए था, तो एक पोल पे हाफ डीएनए जाएगा, मतलब सिंगल सेल के जितना, दूसरी पोल पे भी कितना जाएगा, जितना एक सिंगल सेल में होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से क्रोमेटिन मटेरियल जो है, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है दोनों पोल्स के ऊपर। तो सेंट्रोमेरिक जो डिवीजन है वो कहाँ पे कब होना ज़रूरी है, जब स्पिंडल फाइबर्स का सिंथेसिस हो चुका है, उससे पहले सेंट्रोमियर दोनों क्रोमेटिड्स को एक साथ रखता है। अगर सेंट्रोमियर का ये रोल ढंग से प्ले नहीं हो, स्पिंडल फाइबर्स ढंग से रोल प्ले नहीं करेंगे, तो इट विल लीड टू म्यूटेशंस। जैसे कि आपने पढ़ी होगी नलीसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, कि एक क्रोमोसोम जो है किसी न किसी सेल में क्या हो जाता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए सेंट्रोमियर का प्रॉपर डिवीजन, प्रॉपर क्रोमेटिड्स का डिवीजन होना ज़्यादा असेंशियल है। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं
कि वाई इट इज़ असेंशियल कि सेंट्रोमियर जो है मेटाफेज तक डिवाइड नहीं होकर के एनाफेज में ही डिवाइड हो जब तक स्पिंडल फाइबर्स पूरा बन चुके होते हैं. इट कनेक्टेड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो, सेंट्रोमियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड नहीं होता. कंटेन्स जीन दैट कंट्रोल प्रोफेज, नो. होल्ड्स द रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स टुगेदर, कि जो सेंट्रोमियर है वो रेप्लिकेटेड डीएनए मॉलिक्यूल्स, रेप्लिकेशन के बाद में जो दो कॉपीज़ बनी है, दो कॉपीज़ मतलब एक क्रोमेटिड की जगह पे जो दो क्रोमेटिड बने, वो दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं और उन्हें कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड्स. ठीक है, इन दोनों को आपस में ये क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है जब तक कि स्पिंडल फाइबर्स नहीं बन जाते और ये दोनों अलग अलग पोल्स पे नहीं चले जाते हैं तब तक. तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोसिस which brings about the equal distribution of chromosome is. क्रोमोसोम्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किससे होता है, रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल. देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन तो ऑलरेडी किस फेज में हो चुका है, एस फेज में अंदर. स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स जो है जो इस कंडीशन से ये आपके इस कंडीशन में आता है. ठीक है, आई एम सॉरी डायग्राम्स मेरे थोड़े से प्रॉपर नहीं बन रहे हैं. तो क्रोमोसोम्स इस कंडीशन में जब आते हैं, ये कंडीशन कब शुरू हो जाती है, जब क्रोमोसोम की कंडेंसेशन होने लगती है तभी. प्रोफेज के लास्ट में ही क्रोमोसोम्स कैसे होने लग जाते हैं, स्प्लिट होने लग जाते हैं. लेकिन क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड पूरी तरीके से सेपरेट कब होते हैं, जब सेंट्रोमियर क्या करता है, डिवाइड करता है. व्हेन स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स ड्यूरिंग द एनाफेज स्टेज. एनाफेज तक आते आते जब सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है तब दोनों क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, अलग अलग. और इसी तरीके से यही एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. तो हमारा सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन. सिनेप्सिस अकर्स बिटवीन, सिनेप्सिस की बात करते हैं. हमने बात की थी प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस के अंदर प्रोफेज फर्स्ट होती है जिसकी 5 स्टेजेस होते हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. लैप्टोटीन के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमेटिन नेट होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं. ठीक है, हमें पता है कि अगर जैसे 2n है, कोई भी डिप्लॉइड है, तो उसके n क्रोमोसोम उसे मैटरनल साइड से मिले हैं और हाफ क्रोमोसोम n जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैटर्नल साइड से मिलते हैं. जैसे ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम के 23 पेयर्स प्रेजेंट है, 23 पेयर्स हैं. ठीक है, तो उनमें से जो ईच पेयर है, हर एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स हैं और वो दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे के क्या होते हैं, होमोलोगस या समजात होते हैं. होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के पास पास आना शुरू हो जाते हैं और आकर के एक दूसरे के सामने अरेंज हो जाते हैं. ये स्टेज होती है लैप्टोटीन के अंदर. जाइगोटीन स्टेज जो होता है, जाइगोटीन स्टेज के अंदर क्या शुरू हो जाता है, सिनेप्सिस शुरू हो जाता है. ठीक है, सिनेप्सिस का मतलब दोनों के बीच में आपस में प्रोटीन्स के थ्रू प्रोटीन के फिलामेंट से बॉन्डिंग बन जाती है. पैकाइटीन स्टेज के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, क्रॉसिंग ओवर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जीन विनिमय. क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब है कि क्रोमोसोम्स के कुछ टुकड़े जो हैं वो टूट करके क्या हो जाते हैं, दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं, अटैच. डिप्लोटीन के अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रॉसिंग ओवर का टर्मिनलाइजेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर ख़त्म होता है, होने लगता है और जिसे हम कहते हैं काइजमेटा. काइजमेटा क्लियरली क्या हो जाता है, विजिबल होने लग जाता है. एक्स शेप के अंदर क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं. डाइकाइनेसिस लास्ट स्टेज जो होती है प्रोफेज फर्स्ट की. डाइकाइनेसिस के अंदर दोनों क्रोमोसोम्स टोटली सेपरेट हो चुके होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो चुके होते हैं, क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो चुका होता है, क्रोमोसोम्स फुल्ली कंडेंस्ड हो जाते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो होती है क्या हो जाती है, डिसअपियर. ये था इन शॉर्ट प्रोफेज फर्स्ट. तो सिनेप्सिस जो होता है वो किस किस के बीच में होता है, स्पिंडल फाइबर्स के बीच में नहीं होता, एमआरएनए और राइबोसोम्स के बीच में नहीं, मेल और फीमेल गैमेट के अंदर फ्यूजन होता है जिसे हम फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं. सिनेप्सिस ऑलवेज अकर्स बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स, 2 सजातीय गुणसूत्र जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है, सिनेप्सिस. और इस प्रोसेस के बाद में क्या कंडीशन शुरू होती है, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया. क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस शुरू होता है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जीनोम्स. इनका कुछ टुकड़ा या कुछ पार्ट जो है टूट करके क्या हो जाता है, दूसरे में जुड़ जाता है. जीन्स का क्या हो जाता है, एक्सचेंज. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी.
रिकॉम्बिनेशन इन्वॉल्व्स, रिकॉम्बिनेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? क्रॉसिंग ओवर, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन और साइटोकाइनेसिस। पैकाइटिन स्टेज के अंदर जब क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम से जीन्स का क्या हो जाता है? एक्सचेंज। कुछ जीन्स एक से दूसरे में चले जाते हैं, कुछ जीन्स दूसरे से किस में आ जाते हैं? पहले क्रोमोसोम में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या है कि जो भी एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल है, जो भी डीएनए का एक्चुअल सीक्वेंस है, उसके अंदर स्लाइटेस्ट चेंज, यानी कि अगर सिंगल बेस पेयर के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो भी किस में कंसिडर किया जाएगा? रिकॉम्बिनेशन के अंदर। तो और क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या होता है? पूरे के पूरे जीन्स ही क्या हो जाते हैं? एक्सचेंज कर ले जाते हैं। तो क्रॉस नेचुरली रिकॉम्बिनेशन जो होता है, रिकॉम्बिनेशन हम बायोटेक के अंदर आर्टिफिशियली भी करवाते हैं, लेकिन नेचर में अपने आप रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है। और नेचर में रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट होता है? उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इसे हिंदी में पार करना नहीं कहते, इसे हिंदी में लिखा जाएगा जीन विनिमय। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय के दौरान क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस अकर्स। रिकॉम्बिनेशन ज़रूरी है वेरिएशंस लाने के लिए, विभिन्नताएं लाने के लिए, और जितनी ज़्यादा किसी स्पीशीज़ के अंदर वेरिएशन होगी उस स्पीशीज़ के सर्वाइव करने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोसिस एंड मियोसिस टेक्स प्लेस रेस्पेक्टिवली इन। ठीक है, माइटोसिस कौन सी सेल्स में होता है, मियोसिस कौन सी सेल्स के अंदर होता है? मेरिस्टेम एंड गैमेटेंजिया। कि मेरिस्टेम के अंदर तो माइटोसिस होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स लगातार डिवाइड करती रहती हैं। गैमेटेंजिया वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा। ये सही लग रहा है, बाकी देख लेते हैं। गैमेटेंजिया एंड मेरिस्टेम नो। परमानेंट एंड सिक्रिटरी टिश्यू, सिक्रिटरी एंड परमानेंट टिश्यूज। जब किसी सेल को नॉर्मल डिवाइड करना होता है तब वो माइटोसिस करती है, और गैमिट्स बनाने के टाइम पे वो सेल क्या करती है? मियोसिस के करती है, जिससे कि गैमिट्स का क्या होता है? सिंथेसिस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस कैन नॉट अंडरगो मियोसिस। ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस का क्या मतलब होएगा? 3n कंडीशन। ऐसा न्यूक्लियस जिसमें जीनोम की 3 कॉपीज प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये मियोसिस नहीं कर सकता। क्यों? क्रॉसिंग ओवर डज नॉट अकर्स, कैरियोकाइनेसिस कैन नॉट अकर, क्रोमोसोम डू नॉट रेप्लिकेट, नॉट ऑल द क्रोमोसोम्स कैन फॉर्म होमोलोगस पेयर्स। अगर हम मियोसिस की बात करते हैं, मियोसिस की फर्स्ट स्टेज होती है प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट की पहली स्टेज होती है लेप्टोटीन। ठीक है, लेप्टोटीन स्टेज के बारे में अगर हम बात करते हैं, लेप्टोटीन के क्या कैरेक्टर्स होते हैं? लेप्टोटीन के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे के पास पास आते हैं और एक सिंगल पेयर बनाते हैं। पेयर का मतलब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास में आ रहे हैं। अगर कोई सेल 3n कंडीशन में है तो इसके अंदर एक टाइप कितने होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे? 3। 2n सेल के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स की कितनी कॉपीज होती हैं? आपके 2 होते हैं। ठीक है, जैसे आप, और 3n कंडीशन के अंदर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे? 3। तो 2 तो आपस में पेयरिंग कर लेंगे, लेकिन जो थर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम है इसको पेयर करने के लिए इसके साथ में कोई भी होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है। तो इसी रीज़न से यहाँ पर फर्स्ट स्टेज लेप्टोटीन ही कंप्लीट नहीं हो पाती है। आगे जाइगोटीन और पूरा का पूरा मियोसिस तो कंप्लीट होना बहुत देर की कंप्लीट नहीं हो पाता। अगर यही कंडीशन 4n होती तो जो यानी कि एक क्रोमोसोम की 4 कॉपीज़, दो सेट प्रेजेंट होते होमोलोगस क्रोमोसोम के, तो ये भी क्या कर लेता? बाइंडिंग, और इसकी भी क्या हो जाती है? पेयरिंग। सिनेप्सिस शुरू हो जाता, सिनेप्सिस के बाद में क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस। तो यहाँ पर ये पॉसिबल था। इसीलिए होमोलोगस क्रोमोसोम अगर इवन नंबर में हो 2, 4, 6, तभी वो आपस में पेयरिंग कर पाते हैं और वो मियोसिस कर पाते हैं। अगर वो ऑड नंबर में है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, सिर्फ 5 है, 3 है, तो वो सेल सिर्फ माइटोसिस कर सकती है, मियोसिस नहीं कर सकती। ठीक है, तो जो 4th ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि नॉट ऑल द क्रोमोसोम्स कैन फॉर्म होमोलोगस पेयर्स। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। Which of the following carry the same genetic information? Sister chromatids, X and Y chromosomes, all autosomes और homologous chromosomes। अगर हम बात करते हैं सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की, तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेम किस में होती है? आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर। बेसिकली सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं? एक ही क्रोमोसोम के पार्ट्स होते हैं और उस क्रोमोसोम की
स्प्लिटिंग होने से आपस में क्या बन जाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स एक क्रोमोसोम के अंदर क्यों बनते हैं, क्योंकि रेप्लिकेशन की जो एस फेज़ होती है, इंटरफेस की जो एस फेज़ होती है, एस फेज़ के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इसके रिजल्ट के तौर पर डीएनए की क्या हो चुकी होती है, डबलिंग। तो इसी में ये क्रोमेटिड जो है, इस क्रोमेटिड की एग्जैक्टली क्या होता है, कॉपी। इसीलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है, सिस्टर क्रोमेटिड। तो इनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी एग्जैक्टली क्या होती है, सिमिलर। एक्स और वाई क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं। ऑटोसोम्स होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी को क्या कहा जाता है, ऑटोसोम्स। इनके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी अलग अलग होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम कुछ हद तक एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। नंबर ऑफ जीन्स इनमें सिमिलर होता है, शेप, साइज, लेंथ सब सिमिलर होता है। जीन्स के लगने का ऑर्डर भी सिमिलर होता है, लेकिन जीन के एलील्स इनमें अलग अलग हो सकते हैं कि एक पर अगर कैपिटल ए प्रेजेंट है तो दूसरे के ऊपर ज़रूरी नहीं कि कैपिटल ए जीन ही होगा, वहाँ पर स्मॉल ए भी हो सकता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सिस्टर क्रोमेटिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फॉर अ स्पीशीज 2n is equals to 16, then during first prophase and second prophase of meiotic division of a cell, how many tetrads and dyads will be formed? ठीक है, अगर हम टेट्राड और डायाड्स की बात करते हैं, फर्स्ट प्रोफेज यानी कि मियोसिस फर्स्ट और सेकंड प्रोफेज यानी कि मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या कंडीशन होती है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, फिर इनकी डबलिंग शुरू हो जाती है, यानी कि एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड दिखाई देने लग जाते हैं। और मेटाफेज आते आते या प्रोफेज फर्स्ट के लास्ट में या मेटाफेज के स्टार्टिंग तक आते आते जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेल के सेंटर में, यानी कि सेल के सेंटर में एक दूसरे के सामने आकर के पेयर के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, अरेंज। जैसे ह्यूमन में अगर 23 पेयर हैं तो मेटाफेज फर्स्ट के अंदर 23 के 23 पेयर्स कहाँ पे हो जाएंगे, सेल के सेंटर में मेटाफेज प्लेट बना लेते हैं। इसको क्या कहा जाता है, टेट्राड। कि जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं एक दूसरे के सामने आकर के पेयर बना लेते हैं, इसे क्या कहा जाता है, टेट्राड। और ये दोनों जो हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं ये क्या कहलाते हैं, डायाड्स ऑफ अ सेल। तो कितने टेट्राड बनते हैं, जैसे जितने ज़्यादा होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर होंगे उतने ही क्या बनते हैं, टेट्राड बनते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 16 क्रोमोसोम्स हैं तो पेयर कितने बनेंगे, 8। ठीक है, यहाँ पे 8 होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर होंगे तो नंबर ऑफ टेट्राड्स भी कितने होंगे, 8। यहाँ तक तो हो गई टेट्राड्स की बात। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट के बाद में, मेटाफेज के बाद में आती है एनाफेज। एनाफेज में क्या कंडीशन होती है कि जो पोल्स हैं वो कनेक्ट करते हैं अपने स्पिंडल फाइबर्स को, किससे, होमोलोगस क्रोमोसोम से। लेकिन एक होमोलोगस क्रोमोसोम एक साइड के पोल से ही कनेक्ट होता है। ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है मियोसिस फर्स्ट और माइटोसिस का। माइटोसिस में एक क्रोमोसोम दोनों पोल से कनेक्ट होता है। मियोसिस के अंदर मियोसिस फर्स्ट में एक होमोलोगस क्रोमोसोम एक साइड के पोल से कनेक्ट होता है और दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरे साइड के पोल से कनेक्ट होता है। और जब एनाफेज में ये स्पिंडल फाइबर्स का मूवमेंट होता है तब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक पोल पे चले जाते हैं और दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरे पोल पे चले जाते हैं। यानी कि टोटल एक के ऊपर कितने क्रोमोसोम होंगे, 8, और दूसरे के ऊपर भी कितने क्रोमोसोम होंगे, 8 एट द एंड ऑफ मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, और मियोसिस सेकंड के अंदर, या हम बात कर लेते हैं जिससे इसने क्वेश्चन ने कहा है प्रोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड के अंदर एक क्रोमोसोम की, एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, 8 एन क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यानी कि 8 क्रोमोसोम है। और हर एक क्रोमोसोम जो है वो अभी किस फॉर्म में प्रेजेंट है, डायड की फॉर्म में। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे इन ईच सेल, डायड्स कितने बनेंगे, 8। जितने क्रोमोसोम है उतने ही डायड होंगे, क्योंकि अभी तक मेटाफेज सेकंड शुरू हुई है, मतलब मेटाफेज ख़त्म नहीं हुआ है। मेटाफेज ख़त्म होते होते क्रोमोसोम्स की स्प्लिटिंग हो जाती है, लेकिन कंप्लीट स्प्लिटिंग मेटाफेज फर्स्ट की शुरुआत में नहीं है। तो डायड्स भी कितने रहेंगे, 8। मियोसिस फर्स्ट में बनने वाले नंबर ऑफ टेट्राड्स भी कितने होते हैं, 8। और मियोसिस सेकंड में बनने वाले नंबर ऑफ डायड्स जो होते हैं वो भी कितने होते हैं आपके, 8। करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ द जेनेटिक फिनोमिनन ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज कॉल्ड। क्रॉसिंग ओवर का जो विजिबल एक्सप्रेशन होता है जिसे आप देख सकते हैं थ्रू माइक्रोस्कोप्स, और वो कौन सा कहलाता है, रिकॉम्बिनेशन, कंडेंसेशन, कायजमेटा या स्पाइरलाइजेशन। तो क्रॉसिंग ओवर जब
बन जाता है, क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट के तौर पे क्या होता है, काइज़मेटा का फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज़ काइज़मेटा? होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ में अटैच्ड होते हैं और ये एक्स की फॉर्मेशन ले लेते हैं। इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, काइज़मेटा। ये क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट के तौर पे बनती है एंड इट इज़ अ विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक फिनोमेनन और विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हेयर। Electron micrograph of which stage dictates that chromosome accompanied by the formation of complex structure called synaptonymal complexes। हम पहले भी बात कर चुके हैं। synaptonymal complex या इसे ही क्या कहा जाता है, सिनेप्सिस। सिनेप्सिस जो है कौन सी स्टेज में बनता है, सिनेप्सिस का सिंथेसिस होता है जाइगोटीन स्टेज के अंदर। प्रोफेज फर्स्ट की 5 स्टेजेस हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। लैप्टोटीन के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास पास आते हैं, जाइगोटीन के उनमें सिनेप्सिस या सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, पैकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, डिप्लोटीन के अंदर उनका सेपरेट होना तो शुरू हो जाता है लेकिन वो एक्स की फॉर्म में दिखाई देते हैं दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसे कि हम क्या कहते हैं, काइज़मेटा। और उनका सेपरेशन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, वो प्रोसेस होता है टर्मिनलाइजेशन, और जिसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस भी डिसॉल्व हो जाती है। ये कैरेक्टर्स किसके हैं, डाइकाइनेसिस के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एट विच स्टेज द होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट ड्यू टू रिपल्शन बट आर येट हेल्ड बाय द काइज़मेटा। कि होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन तो शुरू हो जाता है लेकिन अभी भी वो एक दूसरे से काइज़मेटा से जुड़े होते हैं, और वो स्टेज कौन सी होती है, डिप्लोटीन स्टेज जो होती है, जिसके अंदर काइज़मेटा प्रॉपर विजिबल है और होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन भी इस स्टेज तक शुरू हो चुका होता है। आइडेंटिफाई द मेयोटिक स्टेज इन विच द होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट while the sister chromatids remain associated at their centromeres। हमने बात की थी कि मेटाफेज फर्स्ट के अंदर जो टेट्राड है वो आकर के क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के सामने आकर के अरेंज हो जाते हैं, और ये एक क्रोमोसोम एक पोल पे जाता है और दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ पे जाता है, दूसरे पोल के ऊपर। और पोलर मूवमेंट जो है, पोल्स की तरफ मूवमेंट करना, ये मूवमेंट शुरू होता है एनाफेज फर्स्ट के अंदर। लेकिन एनाफेज फर्स्ट में स्प्लिटिंग कंप्लीट नहीं होती है, तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, डायड की फॉर्म में होता है, और सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। ये कैरेक्टर किसका है, एनाफेज फर्स्ट का है। एनाफेज 2 में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स भी अलग अलग पोल पे क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इनकरेक्ट पेयर कौन सा इसमें से ये पूछा गया है, इंटरफेस का पार्ट है एस फेज, सही है। एम फेज का पार्ट है मेटाफेज। मियोसिस फर्स्ट के अंदर आती है डिप्लोटीन। मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट होती है उसकी डिप्लोटीन स्टेज है, ठीक है। मियोसिस सेकंड की स्टेज है डाइकाइनेसिस। नो, ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये ऑप्शन यहाँ पे, क्योंकि मियोसिस सेकंड में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सेकंड, ये चारों स्टेजेस होती हैं, लेकिन मियोसिस सेकंड की जो प्रोफेज है वो 5 सब स्टेजेस में डिवाइडेड नहीं होती है। वो जैसे माइटोसिस की प्रोफेज होती है उसी तरीके से मियोसिस सेकंड की क्या होती है, प्रोफेज। तो गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फाइंड आउट द रॉन्गली मैच्ड पेयर ऑफ द स्टेज ऑफ प्रोफेसिस विद देयर फीचर्स, ठीक है। आपको और कुछ सेल डिवीजन में याद होना हो, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस के अंदर क्या क्या होता है इन अ सिंगल वर्ड, ये तो हमें याद रहना ही चाहिए। लेप्टोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास पास आते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आकर के अटैच हो जाते हैं, ठीक है। जाइगोटीन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स या सिनेप्सिस का होना सही है। पैकाइटीन में म्यूटेशन नहीं होती है। पैकाइटीन के अंदर कौन सी प्रोसेस कंप्लीट होती है, क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटीन में काइज़मेटा बनता है और डाइकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन होता है। ये सब सही है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पैकाइटीन। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। In an organism, if the normal diploid number of chromosomes is 8, ठीक है, how many chromatids are present in each daughter cell at the end of meiosis first? कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं डिप्लॉयड में, 8, तो 2n इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा, 8। मियोसिस फर्स्ट के बाद में जो हर एक डॉटर सेल बन रही है उसमें कितने बनेंगे आपके कितने क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होंगे। तो हमें पता है
कि जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसके रिजल्ट के तौर पे कितनी सेल्स बनती हैं, 2 सेल्स बनती हैं, और दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं, हाफ। और जो मियोसिस सेकंड है उसके रिजल्ट के तौर पर क्या बनती है, सेल्स, और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रहते हैं, जो इनकी मदर सेल थी उसके बराबर। तो जो रिडक्टिव डिवीज़न है वो कौन सा होता है, मियोसिस फर्स्ट। और ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ कैसे होते हैं कि जो टेट्राड बनता है मेटाफेज फर्स्ट के दौरान, जब उस टेट्राड का सेपरेशन होता है तब एक होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि आधे होमोलोगस क्रोमोसोम जो है एन क्रोमोसोम वो एक पोल पे जाते हैं, और एन क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दूसरे पोल पे चले जाते हैं। लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या कंडीशन नहीं होती है, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होती है। तो अब हम क्वेश्चन की लैंग्वेज पे आते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि टोटल स्टार्टिंग में 2n बराबर कितने थे, 8। तो मियोसिस फर्स्ट के एंड तक एक पोल पे कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, n। तो 8 का हाफ कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, कि एक पोल पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम मियोसिस फर्स्ट के बाद में कितने रहेंगे, 4। दूसरे पोल पर भी कितने रहेंगे, जो दूसरी सेल बनेगी आपकी, साइटोकाइनेसिस भी हो चुका है, तो दोनों सेल में क्रोमोसोम्स का नंबर कितना रहेगा, 4। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पे गौर करें, हाउ मैनी क्रोमेटिड्स आर प्रेजेंट, कि ठीक है एक डॉटर सेल में कितने क्रोमेटिड प्रेजेंट होंगे। हमें पता है कि मियोसिस फर्स्ट के दौरान जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, तो एक क्रोमोसोम के अंदर कितनी क्रोमेटिड्स होती हैं, 2। तो एट द एंड ऑफ मियोसिस फर्स्ट नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स भी एक सेल के अंदर कितना रहेगा, 8। अगर ये पूछा होता मियोसिस फर्स्ट के बाद में क्रोमोसोम्स कितने हैं एक सेल में, तो वो क्या हो जाते, 4। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है कि कितने क्रोमेटिड्स हैं, तो क्रोमेटिड्स कितने हो जाएंगे, 8, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन नहीं हुआ होता मियोसिस फर्स्ट में, वो होता है मियोसिस सेकंड की एनाफेज सेकंड के दौरान। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 8 क्रोमेटिड्स आर प्रेजेंट इन ईच डॉटर सेल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस फर्स्ट। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी स्किल सक्सेस, यहाँ पे आपको नीट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।